हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड हिस्ट्री का नया टॉपिक, जहां पे हम पढ़ेंगे कुमाऊं के चंद्रवंश के बारे में। इससे पहले हमने कत्यूरी वंश तक हमने समाप्त कर दिया था, है ना। और कत्यूरी वंश का जब समापन होता है तो उसके बाद कुमाऊं पर चंद्रवंश का उद्भव होता है। तो चंद्रवंश से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होने वाली, क्या क्या फैक्ट्स होने वाली, सब चीज़ यहाँ पे जानेंगे। और इसके लगभग जो है 62 शासकों ने जो था शासन किया है कुमाऊं पर, ठीक है। तो वन बाय वन शासकों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम 2 से 3 जो हम यहाँ पे, जैसे कि सोमचंद हो गया, ठीक है, इंद्रचंद हो गया, आत्मचंद हो गया, तो उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और मेन तौर पर यानी कि हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से चंद्रवंश के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बात करेंगे कुमाऊं का चंद्रवंश। तो कुमाऊं का चंद्रवंश यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले चंद्रवंश के बारे में, चंद्रवंश, ठीक है, चंद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं। कुमाऊं के चंद वंश के बारे में जानकारी जो हमें, वो कुमाऊं के जो चंद वंश रहे के जो शासक रहे हैं उनके ताम्रपत्रों से इसकी जानकारी मिलती है। ताम्रपत्र हो गया यानी कि जैसे कि ये भी हो सकती है जैसे कि लोक गाथाएं हैं, है ना। तो पुरातात्विक साक्ष्य हो गए, तो पुरातात्विक साक्ष्यों में क्या आ जाएंगे हमारे पास, ताम्रपत्र वगैरह आ जाएंगे। साहित्यिक पुरातात्विक जो दोनों हो जाएंगे आपके ताम्रपत्र हो जाएंगे, है ना। और साथ ही जो लोक गाथाएं हैं जैसे कि जागर वगैरह से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है चंद्रवंश के बारे में। तो चंद्रवंश की जो जानकारी है, मैं सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो कत्यूरी वंश जो था। कत्यूरी वंश जब खत्म होता है कुमाऊं का, उसके बाद यहाँ पर शासन उद्भव होता है किसका, चंद्रवंश का। कत्यूरी वंश के बाद कौन आ जाते हैं यहाँ पे, चंद्रवंश के यहाँ पे शासक हो जाता है, जिसकी स्थापना सोमचंद के द्वारा की गई थी। कैसे की गई थी, क्या क्या चीजें हैं, मैं आगे जानेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि चंद्रवंश के जो स्रोत हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं वो विभिन्न तरीके से मिलते हैं, जिनके हमें पुरातात्विक हो गया, पुरातात्विक साक्ष्यों एवं साहित्यिक रूप से जो है कि साहित्यिक साक्ष्यों, और साथ ही इसी में पुरातात्विक हो गया, साहित्यिक स्रोत हो गए, पुरातात्विक स्रोत हो गए। और इसी के साथ ही जैसे हम बात करेंगे लोक गाथाएं होती हैं, तो लोक गाथाओं के अनुसार भी जो हमें यहाँ पे जानकारी मिलती है। लोक गाथाएं जैसे कि हमने पहले देखा है, जैसे अब हम आगे पढ़े भारती चंद के जो पवाड़े वगैरह जो है वो कुमाऊं में आज भी फेमस है, ठीक है। और जो जागर वगैरह से भी हमें जानकारी मिलती है, जिया रानी के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, यानी कि जो कुल मिला के हमें यहाँ पे जो मिलेगी जानकारी वो मिलेगी, इस स्रोत जो है वो आपकी क्या है, इस पुरातात्विक साहित्यिक लोक गाथाएं जो है, इससे हमें चंद्रवंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। अब स्रोतों को रखने के लिए, यानी कि स्रोतों को याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे बनाई हुई है। कुछ उसके अंदर बैठे हुए हैं, है ना, कुछ के लिए तो हम उस ट्रिक को यूज करेंगे, कुछ को हम इस तरीके से अलग तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। तो चंद्रवंश के बारे में जो जानकारी मिलती है उसके स्रोत हम कैसे याद रखेंगे, तो उसके स्रोत आपके हो जाएंगे चंद्रवंश के स्रोत, ठीक है। तो चंद्रवंश के स्रोत के लिए हम क्या ट्रिक याद रखेंगे कि चंद्रवंश के समय, चंद्रवंश के समय, चंद्रवंश के समय, अब यहाँ पे के समय ये सिर्फ आपका साइलेंट रहेगा, यानी कि चंद्रवंश के समय के बारे में जानकारी, यानी कि चंद्रवंश का जो समय, जो कार्यकाल है उसके बारे में जानकारी मिलती है। किससे किससे जानकारी मिलती है, तो उसके लिए ट्रिक है कि बाघ बस्ती में 5 मार गया, बाघ बस्ती में पांव मार गया है। यह आपने ट्रिक याद रखनी है कि चंद्रवंश के समय, यानी कि चंद्रवंश के समय बाघ बस्ती में पांव मार गया है। चंद्रवंश के समय यानी कि चंद्रवंश के बारे में बताएगा, क्या बताएगा कि बाघ बस्ती में पांव मार गया, ठीक है। तो बाघ बस्ती में पांव मार गई, क्या बताएगा, ये ट्रिक बताएगी जो कि आपकी चंद्रवंश के स्रोतों के बारे में बताएगी। चंद्रवंश के स्रोत यानी कि जिससे हमें चंद्रवंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। क्लियर है, आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो आपका सबसे पहले जहाँ पे आपके पास आ जाएगा, तो पहला जो हमारे पास होगा वो आपके पास जाएगा बास है, यानी कि बालेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है। बालेश्वर मंदिर का जो ताम्रपत्र है जो कि बास है, ये देखो, ये तो आपका चंद्रवंश का समय के बारे में बताता है, चंद्रवंश का कार्यकाल क्या ऐसा रहा है, ठीक है। इसके समय की, यानी कि जो चंद्रवंश के समय के बारे में क्या बताता हमें, वो यहाँ से ट्रिक शुरू होती है हमारी, जो हमारे ताम्रपत्र में रहेंगे, ठीक है। तो बास से सबसे पहले आपके पास आ जाएगा सबसे पहला जो हो जाएगा बा से, यानी कि आपके पास जाएगा वो बालेश्वर,
मंदिर का ताम्रपत्र। बा से आपके पास हो जाएगा बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र। बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र ये किसका है? ये है कराचल देव का। किसका है ये? कराचल देव। ठीक है, कराचल देव भूदेव जो हमने पढ़ते हैं कार्तिकेय राजवंश जो हमने पढ़ा है, वहां इसके बारे में हमने इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जो द्वितीय परिवार जो होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बालेश्वर मंदिर का ताम्रपत्र शिलालेख जो है या ताम्रपत्र लेख जो है वो कराचल देव का है, जिससे हमें चंद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जहां पे चंद वंश की जानकारी हमें उद्भव पता चलता है, किसे? कर्तवीर्यों के बाद की बात जानकारी मिलता है। ठीक है, बाघ से आपके पास बस्ती, बस्ती से हो गया आपके पास बास्ते ताम्रपत्र। क्या आ जाएगा? बास्ते ताम्रपत्र। ठीक है, अब देखो बा से हमारे पास एक तो बालेश्वर ताम्रपत्र हो जाता है, इसी के साथ ही बा से ही हमारे पास बालेश्वर, बा से हमारे पास बरम ताम्रपत्र, बरम ताम्रपत्र, और बा से ही हमारे पास रहता है बौद्ध गया ताम्रपत्र। बौद्ध गया ताम्रपत्र जो था, ये बौद्ध गया ताम्रपत्र जो है ये पुरुषोत्तम सिंह का है, जहां पर कुमाऊं के बारे में हमें पता चलता है। कुमाऊं का नाम इसमें कामादेश कहा गया है। कुमाऊं को कामादेश किसमें कहा गया है? बौद्ध गया ताम्रपत्र में। बौद्ध गया ताम्रपत्र किसका है? पुरुषोत्तम सिंह का है। ब्रह्म ताम्रपत्र और बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र, ये बात आपके पास तीनों ताम्रपत्र यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये तीनों ताम्रपत्र, इससे हमें क्या चंद्रवंश के बारे में जानकारी मिलती है। बास्ते से आपके पास ये बस्ती से यानी कि बास्ते ताम्रपत्र। बास्ते ताम्रपत्र जो है वो मांडलिक राजाओं की सूची बताती है। मांडलिक राजाओं की सूची के बारे में बताता है। कौन सा? बास्ते ताम्रपत्र। मांडलिक राजा जो होते हैं, एक कह सकते हैं कि एक राजा के नीचे, यानी कि एक तो पूरी तो एक शासन, कोई एक राजा है, उसके नीचे कोई राजा यहाँ पे काम करता है, इसके नीचे अंडर, और इसके अंडर भी कोई राजा काम कर रहा, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? मांडलिक राजा थे। ठीक है, तो इनकी किसी अधीन राजा के अधीन अगर कोई राजा राज्य कर रहा है, तो वो आपका मांडलिक राजा हो जाएगा। ठीक है, उसको मांडलिक राजा बोला जाता था। तो मांडलिक राजाओं की सूची मिलती है बास्ते ताम्रपत्र से, और साथ ही कुमाऊं यानी कि कुमाऊं के चंद्रवंश की जानकारी भी मिलती है। यानी कि कुमाऊं के जो चंद्रवंश के राजा जो थे, उनके अंदर जो मांडलिक राजा कौन कौन उसके अंडर काम करते थे, मांडलिक राजा कौन कौन अपना अधिकार कर रहे थे, आधिपत्य था जिनका, वो यहाँ पे आपके पास मिल जाएगा बास्ते ताम्रपत्र में। ठीक है, मैं से आपके पास आ जाता है, इसमें आपके पास मिल जाएगा मझेड़ा ताम्रपत्र। मझेड़ा ताम्रपत्र, मझेड़ा ताम्रपत्र जो है ये आपका विजय बम का है। किसका है ये? विजय बम का है। और विजय बम का है यानी कि इसके हम क्या लेके चलेंगे? विजय बम का है। विजय बम का जो ताम्रपत्र है वो कौन सा है? मझेड़ा ताम्रपत्र है। विजय बम जो था बम वंश का शासक था। ठीक है, बम वंश का शासक था विजय बम। ठीक है, और इस ताम्रपत्र में हमें, अब देखिए, इससे हमें चंद वंश की जानकारी मिलती है मझेड़ा ताम्रपत्र से। तो मझेड़ा ताम्रपत्र से ही हमें विजय बम और चंद राजाओं के बीच की जानकारी मिलती है, यानी कि उन दोनों के बीच की संबंध की जानकारी मिलती है। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस ताम्रपत्र से हमें चंद शासक और बम शासकों के संबंधों की जानकारी मिलती है? तो वो कौन सा हो जाएगा? मझेड़ा ताम्रपत्र हो जाएगा। ठीक है, पांव मार गया, पा से आपके पास जाएगा पाभे ताम्रपत्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? पाभे ताम्रपत्र। पाभे ताम्रपत्र जो है ये विजय चंद का है। किसका है? विजय चंद का है। विजय चंद का पाभे ताम्रपत्र है, जिससे हमें जानकारी मिलती है चंद वंश के बारे में। ठीक है, माँ, फिर अगला माँ आपके पास, फिर एक तो हमने माँ से ले लिया मझेड़ा ताम्रपत्र, और इस माँ से हमारे पास जाएगा मूनाकूट ताम्रपत्र। मूनाकूट ताम्रपत्र जो है वो चंद वंश के शासकों के करों के बारे में बताता है, कि चंद वंश के शासकों के द्वारा कौन कौन से कर लगाए गए थे उसके बारे में बताता है। इसकी वीडियो कौन कौन से कर थे उसकी वीडियो आपको पहले ही आपको मिली हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाइए वहां पे देख लीजिएगा। और फिर अभी जो आपका एग्जाम होने वाले इसके लिए दोबारा से मैं इसको दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके पास प्रशासन, ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे जो यूके जो है वो ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि कब कौन सा शासक रहा है, ये किसका बेटा कौन था। वो मेन उसका है प्रशासन के बारे में, चाहे वो चंद्रवंश का प्रशासन हो, पवार वंश का प्रशासन हो, गोरखा काल का प्रशासन हो, ब्रिटिश काल का प्रशासन हो। ये मेन तौर पर आपको याद रखना होंगे, छोटे छोटे वर्ड्स उसको याद रखना होंगे कि किस जैसे कुलचारिक क्या होता था, उपचारिक क्या होता था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन, कारिकर क्या क्या होता था। ठीक है, बलाध्यक्ष कौन था, उष्ट बलाधिकृत कौन था। ठीक है, तो इस तरीके के जो छोटे छोटे वर्ड्स जो है वो उसके बारे में पूछ रहा है। यानी कुल मिलाकर चाहे वो चंद शासक हो, चाहे वो पवार वंश हो, चाहे वो गोरखा शासन हो, हर किसी को प्रशासनिक प्रणाली कैसी थी, राज व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसके बारे में आपके पास ज्यादातर क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है,
तो मोनाको ताम्रपत्र में हमें चंद राजाओं के द्वारा लगाए गए करों के बारे में जानकारी मिलती है। मोनाको ताम्रपत्र से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मोनाको ताम्रपत्र किससे संबंधित है? ये चंद वंश के करों से संबंधित कौन सा ताम्रपत्र है वो आपके पास आ चुका है, दोबारा अभी आ सकता है। ठीक है, अगला आपके पास एक और इसमें म से आपके पास आएगा मानवोदय काव्य। मानवोदय काव्य, मानवोदय काव्य जो है एक दूसरा ताम्रपत्र मिलता है, या जो सॉरी मानवोदय काव्य एक जो रचना है, इससे भी जो मानवोदय काव्य में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है चंद वंश की वंशावली के बारे में। चंद वंश की दो वंशावलियां मिली है, एक अल्मोड़ा से मिली है, एक सीरा से मिली हुई है। ठीक है, और उसी में हमारे पास मानवोदय काव्य भी है। तो मानवोदय काव्य में जो है चंद वंश जो राजा जो रहे हैं, 62 राजा जो रहे हैं, उनकी यानी कि उसकी वंशावली क्रम जो है वो मिला हुआ है मानवोदय काव्य से। ठीक है, म से आपके पास मझेरा ताम्रपत्र हो गया, मोनाको ताम्रपत्र हो गया, मानवोदय ताम्रपत्र हो गया। ग से आपके पास हो जाएगा गडुड़ा ताम्रपत्र। गडुड़ा ताम्रपत्र, गडुड़ा ताम्रपत्र हो जाएगा। और ग से आपके पास गोपेश्वर त्रिशूल लेख। गडुड़ा ताम्रपत्र, गोपेश्वर त्रिशूल लेख। तो गडुड़ा ताम्रपत्र हो गया, गोपेश्वर त्रिशूल लेख, दोनों से हमें जानकारी मिलती है। किस चीज की जानकारी मिलती है? वो हमें जानकारी मिलती है कुमाऊं के चंद वंश के इतिहास के बारे में। ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख से भी हमें जानकारी मिलती है। और गडुड़ा ताम्रपत्र, गडुड़ा ताम्रपत्र कहां पर स्थित है? गडुड़ा ताम्रपत्र आप कहां पर स्थित है? चंपावत में स्थित है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख गणपति नाग के बारे में, गणपति नाग, विभुनाग, स्कंदनाग, ठीक है, नागवंश के बारे में जानकारी हमने पहले पढ़ी थी। नागवंश के बारे में 6वीं शताब्दी का ईसा पूर्व का है गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, जो कि आपका रुद्र महालय मंदिर यानी गोपीनाथ मंदिर में ये स्थित है, गोपेश्वर में। ठीक है, किसने बनाया था? गणपति नाग के द्वारा स्थापित किया गया था, जिससे हमें वहां पर गणपति यानी कि नागवंश के शासन की पुष्टि होती है उत्तराखंड में। किससे? रुद्रनाथ या रुद्र हिमालय मंदिर या रुद्र महालय जो है यानी गोपीनाथ मंदिर में स्थित गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। ठीक है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख गोपेश्वर में स्थित है। गरुड़ ताम्रपत्र चंपावत में स्थित है। इनसे भी हमें जानकारी मिलती है कुमाऊं में चंद्रवंश के बारे में। ह से आपके पास जाएगा फिर इसमें होड़ेती ताम्रपत्र। ह से आपके पास क्या हो जाएगा? होड़ेती ताम्रपत्र। होड़ेती ताम्रपत्र। आई होप आपको यहाँ पे सारे ताम्रपत्र यहाँ पे मिल गए होंगे और एग्जैक्ट ये आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसीलिए से मैंने आप इसको समझाने की कोशिश की हुई है। ठीक है, तो होड़ेती ताम्रपत्र से भी हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? ये हमें जानकारी मिलती है कुमाऊं के चंद्रवंश के बारे में। ठीक है, होड़ेती ताम्रपत्र से भी हमें जानकारी मिलती है कुमाऊं के चंद्रवंश के बारे में। तो लोहाघाट से भी मिला हुआ है, लोहाघाट से भी मिला हुआ है और होड़ेती से भी मिला हुआ। होड़ेती ताम्रपत्र ये भी आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, ये भी कहां पर स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। अब इसके अलावा देखिए, तो ट्रिक पे आए थे, जो ट्रिक पे बन सकते तो वो इसमें रखे गए हैं। कुछ ऐसे भी ताम्रपत्र रहे हैं जो अलग से रहे हैं, जैसे कि काला पानी गाड़देश। ठीक है, जैसे कि एक और आपके पास आया है काला पानी और गाढ़ा भेटा। काला पानी गाढ़ा भेटा ताम्रपत्र रहा है। ठीक है, तो काला पानी गाढ़ा भेटा ताम्रपत्र जो है वो आपका जो देखने के लिए मिलता है, काला पानी गाढ़ा भेटा ताम्रपत्र जो है वो कल्याण चंद्र के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे क से कल्याण चंद्र, काला पानी कल्याण चंद्र। ठीक है, इससे याद रखें इसको, काला पानी कल्याण चंद्र। काला पानी गाढ़ा भेटा ताम्रपत्र किसका है? वो कल्याण चंद्र का है। ठीक है, साथ ही इसमें अगर हम देखें खेती खान ताम्रपत्र है, खेती खान ताम्रपत्र से भी हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में? चंद्रवंश के बारे में खेती खान ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक है, और सेरा खड़कोट ताम्रपत्र, सेरा खड़कोट ताम्रपत्र आपका पिथौरागढ़ में है। इससे भी हमें जानकारी मिलती है चंद्रवंश के बारे में। जिझाड़ ताम्रपत्र है, जिझाड़ ताम्रपत्र, इससे भी हमें जानकारी मिलती है कुमाऊं के चंद्रवंश के इतिहास के बारे में। साथ ही जो लखनऊ संग्रहालय में कुछ ऐसे ताम्रपत्र मिले हैं, उनसे भी हमें जानकारी मिली है कुमाऊं के इतिहास के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़े हैं कुमाऊं के चंद्रवंश के बारे में। तो कुमाऊं के चंद्रवंश की अगर हम बात करें तो कुमाऊं का चंद्रवंश जो है वो कतुरी वंश का जब समापन हुआ, उसके बाद एक नया वंश यानी कि चंद्रवंश का उद्भव हुआ, जिसके स्थापना मानी जाती है सोमचंद्र के द्वारा। लेकिन उससे पहले हम जब बात करेंगे पूरे इतिहास के बारे में, सबसे पहले जानेंगे
कि इसकी कैसे में से जानकारी प्राप्त होती है। तो विभिन्न स्रोतों के माध्यम से हमें कुमाऊं के चंद वंश की जानकारी मिलती है, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य आपके आ जाते हैं, इसमें साहित्यिक साक्ष्य आ जाते हैं और साथ ही लोक गाथाएं आ जाती हैं, जिसमें हमने कुछ स्रोत देखे हैं जिन स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। जो स्रोत आपके हैं ताम्रपत्रों से मुख्य रूप से इसकी जानकारी मिलती है, जिसके लिए पहली ट्रिक आपकी है कि चंद्रवंश के समय बाघ बस्ती में पांव मार गया। तो बाघ चंद्रवंश के समय की चंद्रवंश के समय के इतिहास की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? बाघ बस्ती में पांव मार गया से मिलती है। बाद से आपके पास बालेश्वर ताम्रपत्र या बालेश्वर मंदिर में से जो ताम्रपत्र है जो कराचल देव का है, जो कार्तिकेय वंश का शासक था, ठीक है। दूसरा ब से हमारे पास बरम ताम्रपत्र है, ब से आपके बौद्ध गया ताम्रपत्र है। बौद्ध गया ताम्रपत्र पुरुषोत्तम सिंह का है और इससे हमें उत्तराखंड यानी कि कुमाऊं के कामादेश नाम का उल्लेख यहाँ पे मिलता है। बस्ती यानी कि बास्य ताम्रपत्र, बस्ती यानी कि बास्य ताम्रपत्र, ये भी आपका चंद्रवंश से संबंधित है और इससे हमें मांडलिक राजाओं की सूची की जानकारी मिलती है। मैं से हमें मझेड़ा ताम्रपत्र, मझेड़ा ताम्रपत्र विजय बम का है और इस मझेड़ा ताम्रपत्र से हमें चंद शासक और बम शासकों के बीच के संबंध की जानकारी मिलती है। पास यानी कि पाभे ताम्रपत्र, पाभे ताम्रपत्र जो है वो चंद्रवंश का शासक विजय चंद्र जो है उसके द्वारा विस्तृत है, उससे संबंधित है। माँ से फिर मार से यानी कि माँ से मूनापुर ताम्रपत्र, मूनापुर ताम्रपत्र में चंद वंशों के या चंद राजाओं के द्वारा लगाए गए करों के बारे में जानकारी मिलती है। और मानवदेव काव्य जो है माँ से दूसरा आ जाएगा मानवदेव काव्य, जिसमें हमें चंद वंश की वंशावली की जानकारी मिलती है। मुख्य रूप से चंद वंश की दो वंशावलियां मिली हुई है, जो कि एक अल्मोड़ा से मिली हुई है, एक सीरा से मिली हुई है। ग से आपके पास गडुड़ा ताम्रपत्र जो आपका चंपावत में है और गोपेश्वर त्रिशूल लेख ताम्रपत्र आपका, या गोपेश्वर ताम्रपत्र नहीं, गोपेश्वर त्रिशूल लेख आ जाएगा, साक्ष्य है आपके, ठीक है। और ह से हुड़ेती ताम्रपत्र आपके यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। साथ ही उसके अलावा कौन कौन से काला पानी गारा भीटा ताम्रपत्र है जो कि कल्याण चंद्र का है, खेती खान ताम्रपत्र है, सेरा खड़कोट ताम्रपत्र है और झिझाड़ ताम्रपत्र है। तो ये जो सारे जो ताम्रपत्र है इनसे हमें कुमाऊं के चंद्रवंश की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कुमाऊं के चंद्रवंश के बारे में जानकारी हमें जो मुख्य रूप से मिलती है वो इन्हीं से मिलती है, कुछ लेखकों से भी मिलती है। अब साहित्यिक रूप से ये तो पुरातात्विक जो हमारे पास हो जाएंगे ना, पुरातात्विक जो लेख वगैरह है, ताम्रपत्र वगैरह हो गए, त्रिशूल लेख है, वहाँ पे पुरातात्विक। साहित्यिक क्या होंगे? कुछ लेख कर रहे हैं, जैसे हर्षदेव जोशी रहा है ना, और यशवंत सिंह कठोच रहे हैं, भद्रनाथ पांडे रहे हैं, ठीक है। तो इनकी द्वारा भी कुमाऊं के इतिहास के बारे में बताया गया है, उनसे भी हमें जानकारी मिलती है साहित्यिक तौर पर। और लोक गाथाएं जैसे कि पवाड़े हो गए, जागर हो गए, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है कुमाऊं के चंद्रवंश की, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चंद्रवंश का मुख्य रूप से इतिहास। तो जो स्थापना से स्टार्ट करेंगे कि कैसे इसकी स्थापना हुई थी, क्या हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हटा देते हैं, फिर इसको इससे आगे देखते हैं। तो चंद्रवंश की अब यहाँ पे बात करेंगे, पहले तो इसकी राजधानी पढ़ लेते हैं कि राजधानी इसकी कहाँ कहाँ पर थी, ठीक है। तो चंद्रवंश की राजधानी, तो राजधानी थी इसकी कहाँ कहाँ पर थी, ठीक है। तो पहली राजधानी जो चंद्रवंश की जो थी, जब सोमचंद्र ने इसकी स्थापना की थी, सोमचंद्र ने चंद्रवंश की स्थापना की थी चंपावत के राजभोंगा किले में। तो जब राजभोंगा किले यानी कि चंपावत में ही उसने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। तो पहली राजधानी थी चंपावत। चंपावत का प्राचीन नाम है काली कुमाऊं, ठीक है। काली कुमाऊं जो है इसका प्राचीन नाम है चंपावत का, ठीक है। और चंपावत जो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? चंपावती नदी के तट पर स्थित है, चंपावती नदी के तट पर स्थित है। ये चंद्रवंश की पहली राजधानी थी, यानी इसको बोल सकते हैं प्रथम राजधानी, ठीक है। दूसरी राजधानी जो थी, यानी कि जो दूसरी बनी उसके बाद देवी चंद के द्वारा जो बनाई गई थी, है ना। तो देवी चंद के समय जो जो राजधानी रही है, तो द्वितीय राजधानी जो देवी सिंह कह सकते हैं, देवी चंद जो कह सकते हैं, वो रही है दूसरी राजधानी। दूसरी राजधानी क्या रही थी इसकी? वो रही थी देवीपुर, देवीपुर रही थी, जो कि आपका कहां पर पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? अल्मोड़ा में। देवीपुर या देवी चंद, यानी कि सीधी सी बात है, इसको किसने बनाया था? देवी सिंह, देवी सिंह, या हम कह सकते हैं देवी चंद। देवी सिंह या देवी चंद के समय जो दूसरी राजधानी रही है वो रही है देवीपुर रही है, ठीक है। और जो तीसरी राजधानी हम कह सकते हैं, तीसरी जो राजधानी रही है इसकी, वो रही है अल्मोड़ा, जो कि बाद में खगमरा किले का निर्माण जब करवाता है बालो कल्याण चंद के द्वारा जब कराया गया है, ठीक है। तो बालो कल्याण चंद ने इसको राजधानी बनाया था अपनी, कब?
ठीक है। तो इस जब कि पहले इसने यहाँ पे अल्मोड़ा नगर की स्थापना की थी बालों के लाल चंद ने, और फिर उसने उसको अपनी राजधानी बनाया था अल्मोड़ा को। ठीक है। वहीं अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो हुआ करती थी, ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी बिनसर। क्या थी? बिनसर। बिनसर जो थी वो चंद्रवंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। और चंद्रवंश की अगर हम बात करें तो इनकी जो प्रशासनिक भाषा जो थी, जो भाषा चंद्रवंश की रही है, भाषा जो थी, प्रशासन की जो भाषा जो थी वो थी कुमाऊनी। कुमाऊनी भाषा थी। और कुल देवी थी इनकी, कुल देवी का नाम था, यानी कि कुल देवी जो मानते थे वो मानते थे नंदा देवी की पूजा करते थे। ठीक है। तो यानी कि जो चंद्रवंश की जो राजधानियां रही हैं, राजधानी से क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। प्रथम राजधानी थी चंपावत, जब चंद्रवंश की स्थापना हुई थी, प्रथम राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है चंपावत, जो कि चंपावती नदी के तट पर स्थित, इसको काली कुमाऊं के नाम से जाना जाता है। दूसरी राजधानी थी जो कि देवी सिंह या देवी चंद के समय बनाई गई थी, देवीपुर, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। और तीसरी राजधानी थी अल्मोड़ा। ठीक है। अल्मोड़ा तीसरी राजधानी थी जो कि ग्रीष्मकालीन बिनसर थी। ठीक है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? बिनसर थी। अल्मोड़ा जो थी बालो कल्याण चंद्र के द्वारा इसको बना स्थापित किया गया था, और फिर उसको अपना इससे राजधानी बनाते चंद्रवंश की। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके संस्थापक के बारे में। तो इसके वन बाय वन इसके अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कुल मिला के चंद्रवंश के जो 62 राजाओं ने जो है वो शासन किया है चंद्रवंश का, इनकी कुमाऊं पर। ठीक है। तो चंद्रवंश के कुल कितने शासक रहे हैं कुमाऊं के? कुमाऊं पर वो रहे हैं 62 शासक रहे हैं। 62 शासकों की देखो यहाँ पे सूची जो है, इतना तो मैं यहाँ पे टाइम लूंगा नहीं, क्योंकि वन बाय वन हम इसको पढ़ने वाले हैं। और इसकी सूची जो आपके पास शॉर्ट वीडियो में, या जैसे कि आपके पास डिस्क्रिप्शन में सॉरी टेलीग्राम चैनल पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी 62 राजाओं की लिस्ट जो आपको मिल जाएगी। ठीक है, कि कौन कौन किस ने यहाँ पे शासन किया था। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में, जिनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोमचंद के बारे में। 62 राजाओं में अगर हम बात करें कुमाऊं के, जैसे कि आपका सोमचंद हो गया, आत्मचंद हो गया, पूर्णचंद हो गया, इंद्रचंद हो गया, और संसार चंद हो गया, देवी चंद हो गया। ठीक है। लक्ष्मी चंद हो गया, और सुधाचंद, अमीर चंद, वीर चंद हो गया, और धर्मचंद, भीष्मचंद, बालो कल्याण चंद, तो बहुत सारे हैं, अंतिम महेंद्र चंद तक जाता है। ठीक है। तो इसके जो 62 जो राजा हैं, इनकी पूरी सूची जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उससे भी आप देख सकते हैं। ठीक है। साथ ही आपको जो आपका फेसबुक पेज है उस पर भी आपको इसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ऑनलाइन नव्या एकेडमी, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या शॉर्ट वीडियो में आपको यूट्यूब पर ही उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं सोमचंद के बारे में। अब सोमचंद के लिए जो है अलग अलग जो लोग कहते हैं कि सोमचंद ने, जैसे कि अगर हम सूचियों के हिसाब से देखें तो सोमचंद का कार्यकाल जो माना जाता है, वो सोमचंद का जो कार्यकाल माना जाता है 700 से 721 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना, सबसे पहले तो संस्थापक था, चंद्रवंश का संस्थापक था कौन? सोमचंद था, जिसने 700 ईस्वी में जो था चंद्रवंश की स्थापना की थी। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि सोमचंद ने 1025 यानी कि 1020 से 1025 के बीच में चंद्रवंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो इसके बीच में कोई ऑथेंटिक यहाँ पे मिलता है नहीं कि क्या चीज़ यहाँ पे होने वाली है। वैसे तो जो उत्तराखंड का जो इतिहास है, कुमाऊं का जो इतिहास है, हर्षदेव जोशी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। और इसी के बाद इन चीज़ों को बाद में भी और चीज़ों को इसी के हिसाब से रखा जाता रहा है, और उसी को यहाँ पे ये सॉरी जो पहला जो यात्रा जो पूरा वृतांत जो एटकिंसन के द्वारा दिया गया है, कुमाऊं हिस्ट्री का जो एटकिंसन के द्वारा दिया गया है, और इसी को थोड़ा बहुत फेरबदल करके अन्य लेखकों द्वारा भी इसको रखा जाता है। ठीक है। तो इसमें कुछ एग्जैक्ट नहीं मिलता है, लेकिन हम इसको मान सकते हैं कि 700 या 1025, जो भी आपके पास ऑप्शन में होगा उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अगर 700 भी दे तो 700 भी आपका आंसर हो सकता है, और 1025 दे रहे तो वो भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है। अब जैसे कि सोमचंद है, तो सोमचंद को संस्थापक माना है। अब जो संस्थापक मानते हैं सोमचंद को, वो कौन कौन मानते हैं? वो मानते हैं, एक तो एटकिंसन के अनुसार जो था कि चंद्रवंश की स्थापना जो थी वो की थी सोमचंद ने, एक एटकिंसन मानते हैं और एक बद्रीदत्त पांडे मानते हैं। बद्रीदत्त पांडे भी कहते हैं कि कुमाऊं का जो यानी कि चंद्रवंश की स्थापना जो थी वो किसने की थी? सोमचंद ने की थी 700 ईस्वी में। ठीक है। 700 ईस्वी में की थी, किसने की थी? वो की थी सोमचंद ने, कुमाऊं के चंद्रवंश की स्थापना। लेकिन पहला पॉइंट तो ये है, लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी कहता है, जैसे कि हर्षदेव जोशी है, और हर्षदेव जोशी के द्वारा जो वृत्तांत दिया गया है, हर्षदेव जोशी होंगे, डब्ल्यू फ्रेजर होगी, हैमिल्टन होगी, तो
हर्षदेव जोशी, डब्ल्यू फ्रेजर, हैमिल्टन या यशवंत सिंह कटौज जो हैं, यशवंत सिंह कटौज जो है वो यशवंत सिंह कटौज, इनके द्वारा ये कहते हैं, इनके जो वृत्तांत है, इनका जो इतिहास है, ये कहता है कि कुमाऊं का जो संस्थापक, कुमाऊं की चंद वंश का जो संस्थापक रहा है वो रहा है थोहरचंद। ये थोहरचंद को मानते हैं, ठीक है। तो कुमाऊं का जो संस्थापक यानी कुमाऊं के चंद वंश के संस्थापक एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद माने जाते हैं, जबकि हर्षदेव जोशी के द्वारा जो वृत्तांत दिया गया है, जो विवरण दिया गया है, उसी के आधार पर डब्ल्यू फ्रेजर ने अपनी पुस्तक डब्ल्यू फ्रेजर ने अपनी जो पुस्तक है, इसका मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, क्या है वो, गढ़वाल एंड कुमाऊं क्या है, और कुछ इस तरीके का रिपोर्ट ऑन गढ़वाल एंड कुमाऊं, सॉरी, रिपोर्ट ऑन गढ़वाल एंड कुमाऊं जो है वो पुस्तक है डब्ल्यू फ्रेजर की, ठीक है। रिपोर्ट ऑन गढ़वाल एंड कुमाऊं, गढ़वाल एंड कुमाऊं। तो इस पुस्तक में जो है रिपोर्ट ऑन गढ़वाल एंड कुमाऊं पुस्तक जो है वो डब्ल्यू फ्रेजर की है, और इस पुस्तक में डब्ल्यू फ्रेजर ने चंद वंश के संस्थापक थोरचंद को ही माना है, ठीक है। दूसरी पुस्तक है हैमिल्टन की। तो हैमिल्टन की जो पुस्तक है वो है किंगडम ऑफ नेपाल। हैमिल्टन ने पुस्तक लिखी है किंगडम ऑफ नेपाल, और उसमें भी इन्होंने स्वतंत्र रूप से शासक जो है वो थोहरचंद को बताया है, और ये भी बताया है कि जो सोमचंद जो था, यानी कि फ्रांसिस जो हैमिल्टन जो है, फ्रांसिस हैमिल्टन, जिनकी पुस्तक है किंगडम ऑफ नेपाल, तो उन्होंने अपनी पुस्तक किंगडम ऑफ नेपाल में, फ्रांसिस हैमिल्टन ने लिखा है अपनी पुस्तक फ्रांसिस किंगडम ऑफ नेपाल में, तो उन्होंने कहा था कि जो थोरचंद जो है वो झूसी जाकर जो था वो नेपाल राजा जो थे और किससे यहाँ पर क्या करता था, वो नौकरी किया करता था, ठीक है। तो अब इसमें हर किसी का अलग अलग ये कहना है, लेकिन अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें, जब स्टार्ट होता तो हम यहाँ पे सोमचंद को ही मानेंगे कि स्टार्टिंग यहीं से हो रही है, तो सोमचंद को ही माना जाएगा, ठीक है। तो बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन के अनुसार सोमचंद जो हैं वो संस्थापक हैं चंद्रवंश के, जबकि हर्षदेव जोशी, डब्ल्यू फ्रेजर, हैमिल्टन, यशवंत सिंह कटौज आदि जो है थोरचंद को उसका वास्तविक संस्थापक मानते हैं। हर्षदेव जोशी के द्वारा जो विवरण दिया गया कुमाऊं के इतिहास के बारे में, उसी के आधार पर डब्ल्यू फ्रेजर ने अपनी पुस्तक रिपोर्ट ऑन गढ़वाल एंड कुमाऊं में चंद्रवंश के संस्थापक के रूप में थोरचंद को बताया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो था, जो ये सोमचंद जो था वो झूसी का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? झूसी का रहने वाला था। अब कोई झूसी कहता है, कोई झांसी कहता है, इसमें भी कंफ्यूजन बन जाता है, ठीक है। झूसी अगर कहें तो झूसी जो था वो आपका प्रयाग के पास, यानी कि प्रयाग के पास ही, यानी कि इलाहाबाद, अभी प्रेजेंट टाइम पे प्रयागराज, ठीक है, पहले हुआ करता था इलाहाबाद, तो उसके पास ही जो है इलाहाबाद के पास झूसी का रहने वाला था। कौन? मूल निवास जो था, चंदों का हम कह सकते हैं कि मूल निवास जो था झूसी यानी कि प्रयाग यानी कि इलाहाबाद, तो इसके पास जो था झूसी नामक किसान से जो था सोमचंद जो था वो उत्तराखंड की यात्रा पर आया था। उत्तराखंड में यानी कि हम कह सकते हैं कि ज्योतिषी के कहने पर आया था, वो बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था सोमचंद, ठीक है। तो झूसी का रहने वाला था, ऐसा कुछ विद्वान कहते हैं। अब इसमें झूसी कौन कौन मानते हैं? अब ये मानते हैं एटकिंसन, बद्रीदत्त पांडे और वॉल्टन। एटकिंसन, बद्रीदत्त पांडे और वॉल्टन के अनुसार जो सोमचंद जो था वो झूसी का रहने वाला था। झूसी मतलब प्रयाग यानी कि इलाहाबाद के पास झूसी का रहने वाला था, और वहां से वो उत्तराखंड यानी कि बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन अन्य जो लेखक है, जैसे कि आपका इलियट है, इलियट जो है वो मानते हैं झांसी। इलियट के अनुसार, इलियट बताते हैं कि सोमचंद जो था वो झांसी से आया था। कहाँ से आया था? झांसी से आया था। और ये कहा है इलियट ने। किसने कहा है? इलियट ने। इलियट के अनुसार जो सोमचंद जो था वो झांसी से आया था, जबकि एटकिंसन, बद्रीदत्त पांडे और वॉल्टन कहते हैं कि जो सोमचंद जो था वो झूसी का रहने वाला था। झूसी यानी कि आपका प्रयागराज के पास जो है झूसी नामक किसान, वहां से ये आया था। वहां पर भी एक राजधानी हुआ करती थी, कि राज्य वहां पर राज करता था झूसी में चंद्रवंश के नाम से। इसने यहाँ पर आके चंद्रवंश की स्थापना की थी ना सोमचंद ने। तो चंद्रवंश के एक राजा जो हुआ करता था, चंद्रवंश के बारे में जो था, या चंद्रवंश के रूप में जो यहाँ पे राज्य करता था, तो ये झूसी मूल रूप से जो था वो झूसी का एक झूसी में ही एक राज्य हुआ करता था, उसमें चंद्रवंश के, जिनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी,
ठीक है। तो वहां पर भी राज्य करता था और वहां से ही फिर ये चंद्रवंश आया था गढ़वाल में। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे बात। तो यहाँ पे बात आपको क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सोमचंद के बारे में। सोमचंद के अनुसार जो था, सोमचंद जो था वो चंद्रवंश का संस्थापक था, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि सोमचंद ने 700 ईस्वी में कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना की थी कत्यूरी वंश के अवसान के बाद। कत्यूरी वंश का अवसान कैसे होता है उसके बारे में मैंने पहले बताया था। ब्रह्मदेव उसका अंतिम शासक हुआ करता था और ब्रह्मदेव जो था उसने क्या किया था कि इसके आसपास यानी कि जो सुई नामक राज्य हुआ करता था चंपावत में, लोहागढ़ चंपावत में, तो उस पर जो था पूरे पर क्या था, ब्रह्मदेव का शासन हुआ करता था। तो ब्रह्मदेव का जब शासन हुआ करता था तो उसी के शासनकाल में सोमचंद्र जो था वो बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था तो जब वो सोमचंद्र जो है किससे मिलता है, ब्रह्मदेव से मिलता है। ब्रह्मदेव सोमचंद्र से प्रभावित होता है और अपनी पुत्री रमा, उसकी पुत्री का नाम था शायद, तो अपनी पुत्री रमा का विवाह जो है वो कर देता है सोमचंद्र के साथ। और साथ ही उसके चंपावत के आसपास की, चंपावत की जो छावनी लोहागढ़ के आसपास क्षेत्र जो है लगभग 15 बीघा जमीन जो उसको दान में दे देता है, जहां से उसने क्या किया फिर सोमचंद्र ने ही चंपावत में फिर उसने एक नया वंश स्थापित किया जिसको चंद्रवंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करें 700 ईस्वी में, यानी कि कत्यूरी वंश के अवसान के बाद यहाँ पे चंद्रवंश का उद्भव होता है। और एटकिंसन, भगीरथ पांडे और वॉल्टन, एटकिंसन भगीरथ पांडे के अनुसार सोमचंद्र जो था वो चंद्रवंश का संस्थापक था, जबकि हर्षदेव जोशी, डब्ल्यू फ्रेजर, हैमिल्टन और यशवंत सिंह कटौच के अनुसार ऐसा माना जाए, ये लोग कहते हैं या ऐसा माना जाता है कि थोरचंद जो था वो चंद्रवंश का संस्थापक था। ठीक है, सोमचंद्र का मूल निवास जो था वो एटकिंसन, भगीरथ पांडे और वॉल्टन के अनुसार झोसी यानी कि प्रयाग के पास झोसी माना जाता है, जबकि इलियट ने सोमचंद्र का निवास स्थान जो है वो बताया है झांसी बताया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। ये जो आपका यानी चंद्रपाल सोमचंद्र जो था वो चंद्रपाल फूर का वंशज था। ठीक है, चंद्रपाल फूर का वंशज था जो कि यानी कि कन्नौज नरेश का भाई था। ठीक है, सोमचंद्र जो था कन्नौज नरेश का भाई था और इसके भाई जो था वो क्या था, वो प्रयाग के पास चंद्रपाल फूर का शासक था, या जो वंशज जो था उनकी राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, चंद्रपाल फूर की राजधानी कहाँ थी, कन्नौज। वही चंद्रवंश, वही वाली बात होगी, चंद्रवंश जो था, ठीक है, तो वही यहाँ पे शासन कर रहा था और उसी की एक शाखा जो थी यूपी से जो था कह सकते हैं वो आई थी कुमाऊं में। ठीक है, झूसी जो था वो, झूसी में एक चंद्रवंश जो था वो चंद्रवंश की एक शाखा जो थी यहाँ पे राज कर रही थी और इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। कहाँ पर थी, प्रतिष्ठान। जो मैंने आपको बताया कि कन्नौज इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, तो कन्नौज उसकी राजधानी, यानी कि जो कन्नौज नरेश का भाई था सोमचंद्र, और जो कि प्रयाग के राजा जो थे, यानी कि प्रयाग का शासक जो था चंद्रपाल फूर का भी वंशज को माना जाता है। और ठीक है, और उनकी जो राजधानी हुई थी कन्नौज हुई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो झूसी यहाँ पे जो जब प्रयाग में जो झूसी जो था जो राज्य शासन कर रहा था, जहाँ पे एक चंद्रवंश नामक वंश शासन कर रहा था, तो उसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ठीक है, सोमचंद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ज्योतिषियों के कहने पर जो था ये बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। कहाँ पर आया था, बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था और बद्रीनाथ की यात्रा लगभग शायद 27 या कुछ ऐसे अपने साथ लोगों को लेकर आया था। ये 27 आदमी के साथ ये बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। कभी कभी बद्रीनारायण आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो बद्रीनाथ पांडे भी कहते हैं कि बद्रीनाथ की यात्रा पर ये आया था, जो कि अपने कुछ ज्योतिषियों के कहने पर अपने कुछ 27 लोगों के साथ गढ़वाल की यानी कि बद्रीनाथ की यात्रा पर आया था। जिसके बाद सोमचंद यानी कि ब्रह्मदेव जो था वो सुई नामक राज्य यानी कि कत्यूरी, यहाँ पे इससे पहले मैंने आपको पहले बताया कि कत्यूरी यहाँ पे शासन, कत्यूरी राज्य था वो शासन कर रहा था और उसका अंतिम राजा जो था ब्रह्मदेव था। ठीक है, ब्रह्मदेव अंतिम इसलिए हो जाता है क्योंकि तैमूरलंग ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो इसका भी सामना गढ़वाल यानी कि हरिद्वार में होता है तैमूरलंग से, जहाँ पर ब्रह्मदेव माना जाता है। तो ब्रह्मदेव जो था वो सोमचंद्र से प्रभावित हो गया और उसने अपनी पुत्री का विवाह, रमा का विवाह, ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री रमा का विवाह सोमचंद्र से कर दिया। और साथ ही सोमचंद्र को उस के रूप में यानी कि जब विवाह करवाया तो उसने सोमचंद्र को दहेज के रूप में चंपावत की जो कोतवाल छावनी जो थी, जो 15 बीघा की में जो फैली हुई थी, उसको उसने अपनी बेटी को दहेज के रूप में दान कर दिया। दहेज के रूप में अपनी बेटी को यानी कि अपने दामाद यानी कि सोमचंद्र को दान में दे दी और यहाँ से हो जाती है फिर चंद्रवंश की स्थापना। ठीक है, अब इनकी जो देवी जो थी वो चंपावती देवी हम कह सकते हैं, या फिर चंपावती नदी के नाम पे उसने इसका नाम रखा था। तो फिर चंपावत में सोमचंद्र ने चंपावत के राजभुवन किले में ही यहाँ पर उसने अपना एक वंश यहाँ पे निर्माण किया, वंश की स्थापना की, चंद्रवंश। और धीरे 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 इसका विस्तार जो है पूरे कुमाऊं में उसने फैला दिया था।
ठीक है। इसी में यहाँ पे अगर बात करेंगे तो अनेक जो काली कुमाऊं के जो अनेक जो शासक जो रहे हैं उसने यहाँ पे धीरे धीरे जब अपना यहाँ पे बढ़ाना शासक और जो है यहाँ पे शुरू किया, जैसे कि रावत राजा जो थे, द्रोणकोट का रावत राजा को सबसे पहले उसने पराजित किया था। साथ ही उसने अन्य जो कि खस हो गए, नाग हो गए, द्रविड़ हो गए, चांडाल हो गए आदि जो अनेक जो वंश यहाँ पे राज्य करते थे, अनेक छोटे छोटे राज्य जो रहा या ठकुराई कैसे हैं, यानी कि छोटे छोटे ठाकुरी जो राजा जो थे, ठकुरी राजा की ठकुराइयों का जो शासन हुआ करता था उसको उसने समाप्त किया। और यहाँ पर उसने प्रॉपर तरीके से एक नया वंश यानी कि अपने वंश का उसने यहाँ पर विस्तार किया था सोमचंद्र ने। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब इसने क्या किया, जो थल थे, नाग थे, चांडाल थे, है ना, और जो भी जितने ठकुरी जो थे ये दो धड़ों में हुआ करते थे। एक धड़ हुआ करता था मल्लाधड़, एक धड़ हुआ करता था तल्लाधड़। मल्लाधड़ होता था महाराव का, ठीक है, ये होता था मल्लाधड़ और होता था तल्लाधड़। मल्लाधर तड़ाधड़, मल्लाधर मेहरा लोगों का होता था और जबकि तल्लाधड़ जो था वो फरत्याल लोगों का हुआ करता था। ठीक है, अब सोमचंद्र ने जो सबसे पहले इसने जो कार्य किया, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसने मेहरा और फरत्यालों को, इसने मेहरा और फरत्यालों को क्या किया था, अपना सेनापति बनाया था। मेहरा और फरत्याल लोगों को इसने क्या किया, अपना सेनापति बनाया था। सोमचंद्र ने मेहरा एवं फरत्यालों को क्या किया, सेनापति बनाया था और उसका मुख्य सेनापति था कालू तड़ागी। ठीक है, इसका मुख्य सेनापति कौन था, कालू तड़ागी। मुख्य सेनापति ये था कालू तड़ागी। कालू तड़ागी चंद्रवंश का यानी कि सोमचंद्र का मुख्य सेनापति हुआ करता था। साथ ही इसने सोमचंद्र ने 4 किलेदार भी नियुक्त किए। 4 किलेदार इसने नियुक्त किए। तो 4 किलेदार कौन से नियुक्त किए इसने, 4 किलेदार में इसके आते थे जैसे कि कारकी, बोरा, कारकी, बोरा, तड़ागी, चौधरी, इनको इसने क्या किया, किलेदार के रूप में नियुक्त किया। और ये सभी लोग जो होते थे वो नेपाल के होते थे, जिनको चाराल या चरवाल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चाराल और चरवाल क्या थे, तो चाराल और चरवाल जो थे वो सोमचंद्र के द्वारा नियुक्त किए गए किलेदार हुआ करते थे। ठीक है, सोमचंद्र ने अपने जो मैंने आपको बताया कि राजभूंगा में क्या क्या, राजभूंगा किले में क्या क्या इसने चंद्रवंश की स्थापना की थी। राजभूंगा किला पर कहाँ पर स्थित है, चंपावत में स्थित है। और इसकी आकृति ऐसी बताई जाती है कि इसकी आकृति जो है राजभूंगा किले की वो है अंडाकार। कैसी है, अंडाकार आकृति है। क्वेश्चन बन सकता है भाई, यूके ट्रिपल एस से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, यूके ट्रिपल एस है, कुछ भी पूछ सकता है। पता चला आपके पास ये चांद राजभूंगा किले का आकार कैसा था। ठीक है, तो अंडाकार आकार था। ठीक है, कैसा आकार, अंडाकार। ऐसा बताते कि राजभूंगा किले का जो आकार था अंडाकार आकृति का, ये यहाँ पे किला जो था जहाँ पर कुमाऊं के चंद्रवंश की स्थापना की गई थी। स्थानीय भाषा यानी कि राजभूंगा जो है, अगर आपके पास कभी हो जाए कि भूंगा शब्द क्या है, तो कुमाऊं में स्थानीय भाषा में भूंगा शब्द का मतलब होता है किला। तो राजभूंगा मतलब राजा का किला। ठीक है, राजभूंगा मतलब राजा का किला, भूंगा मतलब हो जाता है किला। ठीक है, और इसी ने यानी कि सोमचंद्र ने एक और वहाँ पर एक और किले का निर्माण किया था जिसका नाम था चारान उचार किले। ठीक है, चारान उचार किला। तो चारान उचार किले का निर्माण भी ये भी सोमचंद्र के द्वारा करवाया गया था। सोमचंद्र जो था उसी समय डोटी यानी कि नेपाल का राजा जो हुआ करता था वो जयदेव मल्ल हुआ करता था। जयदेव मल्ल जो था सोमचंद्र के समय जयदेव मल्ल जो था सोमचंद्र के समय, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जयदेव मल्ल जो था वो नेपाल का राजा था। जयदेव मल्ल जो था वो नेपाल यानी कि जयदेव मल्ल, मल्ल वंश का हम कह सकते हैं, नेपाल यानी कि मल्ल वंश का प्रशासन हुआ करता था नेपाल में। ठीक है, तो वहां पर जयदेव मल्ल जो था इसका शासन हुआ करता था।
तो ये इसमें अलग अलग जो थे सोमचंद के बारे में है ना, तो इसने जैसे मैंने आपको पहले बताया कि द्रोणकूट के रावत राजा को भी इसने पराजित किया था, और इसी ने यानी कि सोमचंद ने ही, पहले इसको हटा देते हैं, मिटा देता है ना, जगह नहीं हो रही लिखने के, इतना आपने नोट कर लिया होगा इसमें। सोमचंद ने ही सयाना और बूढ़ों की नियुक्ति भी यहाँ पर सोमचंद के द्वारा की जाती है कुमाऊं में, ठीक है। तो ऐसे कैसे कहा जाता है कि स्थानीय यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का जनक जो है वो सोमचंद ही माना जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं सोमचंद, ठीक है। अभी और चीजें इसमें लिखने के लिए हमारे पास आएंगे। सोमचंद, सोमचंद ने गांवों में बूढ़ा और सयानों की भी यहाँ पे उसने नियुक्ति की थी। बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति किसने की थी गाँव में? वो की थी सोमचंद के द्वारा की गई थी। बूढ़ा और सयानों की नियुक्ति जो थी सोमचंद के द्वारा की गई थी, और सोमचंद को कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है, राज व्यवस्था का जनक। कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक कौन था? वो था सोमचंद। सोमचंद ने ही कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था या बूढ़ा एवं सयानों की यहाँ पे नियुक्ति की थी, ठीक है। तो सोमचंद जो था वो जयदेव मल्ल जो था इसके समय जो डोटी यानी कि नेपाल का राजा जयदेव मल्ल हुआ करता था, और सोमचंद ने इसके बाद जो था क्या क्या किया आपस में, जैसे कि 4 किलेदार उसने नियुक्त किए थे, कारगी, बोरा, तड़ागी, चौधरी जो थे, और उसने जो मूल तो नेपाल के होते थे जिनको आल या चराल जो था वो कहा जाता था, ठीक है। मुख्य रूप से आल और चराल इनको कहा जाता था। इन्होंने अलग अलग तरीके से यानी कि मेहरा एवं फरत्यालों को फिर इसने यहाँ पे नियुक्त किया था। मेहरा एवं फरत्याल जो थे, मेहरा एवं फरत्याल है ना, मेहरा एवं फरत्यालों को उसने सेनापति नियुक्त किया था, और उसी में कालू तड़ागी जो था इसका सबसे प्रमुख सेनापति जो था कालू तड़ागी, मुख्य सेनापति कालू तड़ागी हुआ करता था, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो मेहरा लोग जो थे वो कटोलगढ़ में रहते थे, और फरत्याल जो थे वो डुंगरी में रहते थे, तो इतना लिखने की आप जरूरत है नहीं, ठीक है। तो मेहरा जो थे कटोलगढ़ में, और फरत्याल जो थे वो डुंगरी में निवास करते थे। तो इसी ने यानी कि जो रावत राजा जो हुआ था, तो रावत जो राजा का जो किला था वो जो राजपुंगा था उससे कुछ ही दूरी पर स्थित था, जिसे वर्तमान में कोतवाल चबूतरा कहते हैं, ठीक है। तो रावत राजा यानी कि रावत राजा को उसने पराजित किया था। द्रोणकोट जो था, तो द्रोणकोट या द्रोणकोट के रावत राजा को उसने पराजित किया था। तो द्रोणकोट के रावत राजा को उसने पराजित किया, रावत राजा को उसने पराजित किया था कहाँ के? द्रोणकोट के। द्रोणकोट के रावत राजा को पराजित किया था सोमचंद ने। द्रोणकोट के रावत राजा को पराजित किया, और पराजित करने के बाद जब इसको पराजित किया तो इसी के यानी कि जो पास ही जो अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो उसका जो किला है, जो रावत राजा का जो किला है, रावत राजा रावत रावत हो गया, तो रावत राजा जो है उसका किला जो है वो राजभुंगा किले से कुछ दूरी पर स्थित है, और उसे यानी कि जो रावत राजा जो है, रावत राजा का जो किला है उसे वर्तमान में जो कोतवाल चबूतरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको क्या है? रावत राजा के किले को क्या है? कोतवाल चबूतरा कहा जाता है। कोतवाल चबूतरा, कोतवाल चबूतरा क्या है? वो है सोमचंद के साथ जो है कि रावत राजा जिसको उसने पराजित किया था, ठीक है। और इसी के समीप जो है वो पितरौड़ा व पितरढूंगा है, ठीक है। पितरौड़ा और एक स्थान यहाँ पे इसी के पास, यानी कि कोतवाल चबूतरा उसके पास एक स्थान पड़ता है पितरौड़ा या पितरढूंगा, ये स्थान पड़ते हैं कहाँ पर? कोतवाल चबूतरा के पास। कोतवाल चबूतरा रावत राजा के किले को कहा जाता है वर्तमान में, ठीक है। सोमचंद ने जैसे कि सिमल्टिया जो पांडव जो थे उनको इसने राजगुरु बनाया था। सिमल्टिया पांडव को राजगुरु बनाया इसने सिमल्टिया पांडव को। तो सिमल्टिया जो थे, तो सिमल्टिया पांडव जो थे, सिमल्टिया के पांडव को जो था इसने क्या बनाया? राजगुरु बनाया सोमचंद ने, ठीक है। और सिमल्टिया के पांडव को जो था राजगुरु बनाया, और देवलिया पांडव को सिमल्टिया पांडव को राजगुरु बनाया था, और देवलिया पांडव को उसने बनाया पुरोहित बनाया देवलिया पांडव को, ठीक है। और साथ ही जो बनाया कारोबारी, जो कारोबारी हुआ करते थे, जो सभी चीजें देखते थे, उनको बनाया मंडलिया पांडव को। मंडलिया के जो पंडित जो थे, मंडलिया पांडव को बनाया उसने कारोबारी, ठीक है। और कारदार बनाया उसने बिष्ट लोगों को, ठीक है। और बिष्टों को क्या बनाया? कारदार बनाया। तो यानी कि जो सोमचंद जो है अपनी जो राज व्यवस्था को बनाने के लिए उसने कुछ पदों के निर्माण किया, जैसे इसने मेहरा एवं फरत्यालों पर हमने पहले पढ़ा था कि
मेहरा और फरत्यालो की उसने नियुक्त किया था। मेहरा और फरत्यालो को उसने सेनापति बनाया, ठीक है, जिसमें मेहरा लोग कटोलगढ़ में रहते थे, फरत्यालो डुंगरी में रहते थे, ठीक है। उसी हिसाब से सिमल्टा के पांडवों को राजगुरु बनाया, देवलिया के पांडवों को उसने पुरोहित बनाया, और मंडलिया के पांडवों को उसने कारभारी बनाया, जबकि बिस्ट लोगों को उसने कारदार अपने प्रशासन में उनको अपने अलग अलग यहाँ पे नाम दिए, ठीक है। ब्राह्मण की यानी कि चौथानी ब्राह्मण कहलाए, ठीक है। जो ब्राह्मण जो थे उसमें चौथानी ब्राह्मण हुआ करते थे। चौथानी ब्राह्मणों की जो नियुक्ति जो थी वो किसने की थी, वो की थी सोमचंद ने। चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसने की थी, सोमचंद ने की थी चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति। और चौथानी ब्राह्मणों में आपके अंतर्गत कौन कौन से आ गए आपके पास, तिवारी, सिमल्टिया, बिष्ट और देवलिया, ठीक है। जो एक तो आगे चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी इसने, तो उसमें आपके पास कौन कौन से आ गई, तिवारी आ गई, सिमल्टिया आ गई, तिवारी हो गया, सिमल्टिया हो गया, बिष्ट हो गया, और देवलिया हो गया। तो इसको उसने चौथानी ब्राह्मण चार जो थे, ठीक है, पंचबिड़िया, चार चौथानी, ठीक है, वो सब इसके नाम हमें आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो इसमें क्या किया, सोमचंद ने 5 यानी कि 4 चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। चार चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। कौन कौन किसके अंतर्गत आते थे, तिवारी आते थे, सिमल्टिया, बिष्ट और देवलिया आते थे, ठीक है। 4 चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी सोमचंद के द्वारा, ठीक है। सोमचंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सोमचंद जो था वो शिव का उपासक था। किसका उपासक था, भगवान शिव की ये पूजा करता था और ये शिव का उपासक था। सोमचंद जो था इसने क्योंकि छोटे से राज्य को इसने स्टार्ट किया था, और इसको ऐसा माना जाता है कि मांडलिक राजा इसको बोला जाता है, मांडलिक राजा। मांडलिक राजा कि किसी राज्य के अंडर राज्य करना जो होता है वो मांडलिक राजा जो थे, मांडलिक राजा इसको कहा जाता है सोमचंद को, क्योंकि ये जो था यानी कि सोमचंद जो था वो डोटी के राजा को कर दिया करता था, ठीक है। सोमचंद क्या था, एक छोटा सा राजा था यानी कि मांडलिक राजा था, और ये डोटी के राजा जयदेव मल्ल जो था उसको क्या करता था, ये कर दिया करता था, ठीक है। अब यहाँ पे सोमचंद जो था वो डोटी के राजा थे जयदेव मल्ल। तो जयदेव मल्ल को क्या करता था, ये कर दिया करता था, यानी कि डोटी के राजा के अंडर जो था चंद्रवंश जो था वो शासन कर रहा था, ठीक है। डोटी के राजा को जयदेव मल्ल को क्या करता था, ये कर दिया करता था। और डोटी के जो राजा जो थे वो कौन से थे, वो मल्लवंशी थे। क्या थे, मल्लवंश के थे, मल्लवंशी राजा थे डोटी के राजा, और जो स्वयं को क्या कहते थे, रैका राजा कहा जाता था। रैका या राई राजा ये कहलाते थे। रैका या राई राजा कौन से कहलाते थे, वो आपके मल्लवंशी राजा कहलाते थे, जो कि आपके डोटी के राजा थे, जो कि क्या था, जिनके अंडर क्या कह सकते कि सोमचंद जिनको क्या करता, सोमचंद जो था वो कर दिया करता था। सोमचंद जो था वो एक प्रकार का मांडलिक राजा था, जो कि डोटी के राजा जयदेव मल्ल को क्या करता था, कर दिया करता था, यानी कि कह सकते हैं कि डोटी राजाओं के अंडर ही ये शासन कर रहा था। मल्लवंशी राजा जो डोटी राजा जो थे, मल्लवंशी राजा जो थे, ठीक है, और जो कि स्वयं को रैका या राय राजा कहते थे, ठीक है, या रैका या राय राजा कहा जाता था। और इसका जो पहला राजा जो था कि मल्लवंश का जो पहला राजा था तो वामदेव था। मल्लवंश का जो प्रथम राजा जो था वो था वामदेव, ठीक है। रैका राजाओं में हम कह सकते हैं रैका राजा या मल्लवंश का राजा जो था, पहला जो राजा था वो था वामदेव था। और इनकी राजधानी जो थी वो चंपा थी। कौन थी इनकी राजधानी, चंपा हुआ करती थी। मल्लवंश की राजधानी जो थी वो चंपा हुआ करती थी। और इन्हीं की जो इष्ट देवी थी, चंपावती देवी जो थी, इष्ट देवी जो थी वो मल्लवंश की राजधानी है, मल्लवंश राजाओं की राजधानी ही इष्ट देवी ही चंपावती देवी हुआ करती थी, ठीक है। ऐपण कला की शुरुआत भी इसी के समय, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जो ऐपण कला जो है इसकी शुरुआत भी सोमचंद के द्वारा की गई थी कुमाऊं में, ठीक है। ऐपण कला की शुरुआत भी ऐसा माना जाता है कि ऐपण कला की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई थी, सोमचंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सोमचंद से रिलेटेड थी, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हो, सारे मैंने आपको यहाँ पे बताया है सोमचंद के बारे में। तो सोमचंद ने सबसे पहले तो उसने 4 चौथानी 5 बढ़िए की जो नियुक्ति की थी सोमचंद ने की थी। और गाँव में बूढ़ा एवं सयानों की नियुक्ति जो थी वो भी सोमचंद ने की थी, ठीक है। और साथ ही जैसे कि मेहरम फरता लोग उसने सेनापति बनाया था, सबसे मुख्य सेनापति कालू तड़ागी था, ठीक है। और
4 किलेदार नियुक्त किए थे, जिसमें आपके कार्की, तड़ागी, बोहरा, चौधरी इसमें हुआ करते थे। ठीक है, और साथ इसमें राजभोगा किले का निर्माण। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके पास आते हैं। बाकी इसका जो है कोतवाल जो इसका जो इनकी सबसे पहले से द्रोणकोट जो राजा रावत राजा जो था उसको उसने पराजित किया था, और वही रावत राजा का जो महल है उसको कोतवाल चबूतरा के नाम से भी प्रेजेंट टाइम में जानते हैं। उसके आसपास जो है पितरवाड़ा, पितरढूंगा आदि स्थल जो पड़ते हैं। 4 जो थे ब्राह्मण, जिसमें तिवारी, सिमल्टिया, बिष्ट, देवलिया आदि के नाम आते हैं। वहीं अगर बात करें सिमल्टिया पांडवभूषण देव ने देव राजगुरु बनाया, देवलिया पांडवभूषण पुरोहित बनाया। वहीं मंडलिया इसको मंडलिया को पांडवभूषण ने कारोबारी बनाया अपना, और जो बिस्टों को उसने अपना कारदार नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो सोमचंद के बारे में हैं, और इसमें थोड़ा सा वीडियो फास्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को आप दोबारा जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर फास्ट हो गया तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें रिपीट हो गई हैं इसमें। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। इसके आगे हम नेक्स्ट जो होगा, जो हम इससे आगे यानी कि जो दूसरा जो शासक रहा है चंद्रवंश का, तो दूसरे शासकों के बारे में भी हम इससे आगे आगे देखते हैं इसमें। तो इसके बाद यानी कि जो दूसरा शासक रहा है वो रहा है आत्मचंद। ठीक है, तो अब इसको हम हटा के देखते हैं आत्मचंद के बारे में। तो सोमचंद के बाद आता है आत्मचंद। तो सोमचंद से रिलेटेड जो भी चीज़ें जो थी हमने यहाँ पे बता दी। यहाँ पे डोटी के राजाओं के बारे में बताया है कि डोटी के राजाओं को क्या कर दिया करता जयदेव मल्ल को, और जो क्योंकि डोटी के राजा जो थे वो मल्ल वंशीय जो थे। ठीक है, मल्ल वंश राजा जो थे, और मल्ल वंश का पहला राजा जो था वो कौन था, वामदेव था। राजधानी उनकी थी चंपा। ठीक है, और चंपावती देवी उनकी क्या थी, आराध्य देवी को चंपावती देवी के रूप में मानते थे डोटी लोग। ठीक है, तो डोटी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम डोटी पर आक्रमण करने वाले भी राजा रहे हैं, जिनको कर की मुक्ति चाहिए थी, तो उन्होंने डोटी पर भी आक्रमण कर दिया है ना। तो अभी सोमचंद अपना शासन चला रहा था, तो उसने क्या किया, डोटी को भी वो कर दिया करता था। सोमचंद के बाद दूसरा शासक बनता है आत्मचंद। ठीक है, सोमचंद के बाद कौन आता है, आत्मचंद। देखिए पहला आता है सोमचंद। सोमचंद ने लगभग 700 से 721 ईस्वी तक उसने शासन किया। उसके बाद आता है आत्मचंद। आत्मचंद ने 721 से अपना शासन स्टार्ट किया 740 तक। ठीक है, 740 तक इसने शासन किया। लगभग कितना साल हो गया, 20 वर्ष तक इसने शासन किया। आत्मचंद ने कितने वर्षों तक शासन किया, 20 वर्षों तक इसने शासन किया। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं। आत्मचंद के बाद आता है पूर्णचंद। पूर्णचंद ने 740 में गद्दी पर बैठा। पूर्णचंद 740 में गद्दी पर बैठता, 758 तक इसने शासन किया। 758 तक इसने भी शासन किया, लगभग 18 वर्ष इसने भी शासन किया। तो इनके बारे में कुछ ज्यादा इतनी इनकी उपलब्धियां है नहीं, तो हम पढ़ेंगे भी नहीं इसके बारे में। ठीक है, तो पूर्णचंद के बारे में ऐसा माना जाता था कि ये शिकार के बहुत ज्यादा शौकीन थे, है ना। शिकार करने के बहुत ज्यादा शौकीन हुआ करते थे। शिकार करने का शौकीन था कौन, पूर्णचंद। शिकार करने का शौकीन था पूर्णचंद, और इसे लगभग 18 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, और जिसका जो समय का राजकाज जो रहा है शिकार करने के साथ साथ कैसे तराई भाबर जो तराई क्षेत्र में इसने अपना ज्यादातर जो अपना शासन या कैसे राजपाट राजकाज का जो था, राज्य का जो विस्तार किया है। ठीक है, तराई क्षेत्रों में भी। और इसके बाद पूर्णचंद के बाद जो शासक बनता है, उसके बाद अपना जो सभी राजपाट जो है ये इंद्रचंद को सौंप देता है। इंद्रचंद को सौंप देता है। ठीक है, इंद्रचंद को अपना जो राजकाज जो था पूरा इंद्रचंद को सौंप कर वो क्या करता है, पूर्णगिरी चला जाता है। पूर्णचंद कहाँ चला गया, पूर्णगिरी चला गया। पूर्णचंद कहाँ चला गया, पूर्णगिरी चला गया। अब पूर्णगिरी क्यों गया वो, उसने अपना राजपाट जो था पूरा का पूरा किसको दे दिया, इंद्रचंद को दे दिया। इंद्रचंद को अपना पूरा राजपाट दिया, और अपना आपको क्या चला गया, पूर्णगिरी चला गया। लगभग 758 से 778 तक इसने भी शासन किया। लगभग 20 वर्ष एग्जैक्ट जो इसने शासन किया। किसने, इंद्रचंद ने। पहला आपके पास सोमचंद, सोमचंद के बाद आत्मचंद, आत्मचंद के बाद पूर्णचंद, पूर्णचंद के बाद इंद्रचंद। ठीक है, इंद्रचंद जो था इसको अब इंद्र का नाम देखिए, इंद्रचंद क्या था, इसको ये स्वयं को इंद्र के समान समझता था। इंद्र के समान ही स्वयं को समझता था। अब भाई अब किसी को वहम हो जाए कि मैं उसके भगवान के समान हूं, तो क्या होगा फिर, या तो उसके अंदर घमंड है ना। तो क्या था, ये घमंडी राजा था। क्या था, ये घमंडी राजा था। इंद्रचंद स्वयं को क्या करता था, घमंडी राजा मानता था। एक मनुष्य होकर उस स्वयं को भगवान इंद्र के समान समझा, तो उसके अंदर क्या ईगो था, घमंड था। तो इंद्रचंद को अपने आप को क्या करता था, एक इंद्र के समान मानता था, और यह स्वयं एक बहुत सबसे बड़ा क्या घमंडी राजा हुआ करता था। इंद्रचंद को मुख्य रूप से जो था वो रेशम के लिए जाना जाता है।
अब रेशम के लिए क्या जाना जाता है? रेशम के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन, ठीक है, और उससे यानी कि उस रेशम से वस्त्र बनाने के कारखाने, रेशम मार्ग आदि का इसने क्या किया था, यहाँ पर जानकारी इसके बारे में मिलती है, ठीक है। यानी कि रुद्रचंद ने रेशम उत्पादन व उसमें रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया और साथ ही रेशम के कारखाने जो थे वो भी स्थापित कुमाऊं में किए, ठीक है। और और वही जो रेशम जो बनाने के कारखाने जो थे बाद में अंग्रेज के काल तक वो चलता रहा, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो है इंद्रचंद को किस नाम से, किस चीज के लिए याद किया जाता है? रेशमी वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो रेशम मार्ग की खोज कह सकते हैं कि रेशम के बारे में, रेशम उत्पादन हो गया, ठीक है, रेशम का उत्पादन करना और रेशम के वस्त्र बनाने, और उसके वस्त्र बनाने तो उसके लिए कारखाने की जरूरत पड़ेगी, तो उसने उससे कारखाने भी लगवाए और वो कारखाने जो है वो अंग्रेजों के जमाने या अंग्रेजी काल तक चलते रहे, ठीक है। अब जब इसने रेशम मार्ग की खोज की, रेशम का उत्पादन किया, तो रेशम के उत्पादन के साथ क्या किया, रेशम को आगे बढ़ाना शुरू किया, रेशम का व्यापार शुरू किया। रेशम का व्यापार भी यानी कुल मिला के रेशम जहाँ पे नाम आएगा अपने इंद्रचंद, ठीक है, रेशम का व्यापार शुरू किया, और व्यापार शुरू करेगा तो ऑब्वियसली क्या मुनाफा होगा। तो इसने रेशम के व्यापार का रेशम का व्यापार जब किया तो उससे क्या हो गया, इंद्र यानी कि इंद्रचंद की क्या हो, या चंद्र वंश की आय में इसने वृद्धि की थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि रेशम बुनने का कार्य जो था वो रेशम, अब इसमें देखो रेशम रेशम तो बुना जाता था, तो रेशम बुनने के कार्य करते थे, रेशम बुनने के कार्य करते हैं पटुए, जो रेशम बुनने के कार्य करते थे उनको पटवे कहा जाता था, ठीक है। रेशम बुनने के कार्य करने वाले होते थे पटवे, जो कि सफेद रेशम को सफेद रखकर बाकी को रंग देते थे, ठीक है। तो ये पटवे लोग क्या करते थे कि कुछ जो रेशम होता उसको कुछ अलग रख के बाकी रेशम में क्या करते थे, कलर दे देते थे या उनको रंग दे देते थे, ठीक है। अब जो पटवे जो होते थे, ये पटवे जो होते थे, अब मैंने आपको क्या बताया कि कुछ रेशम सफेद रेशम अलग रखते थे और बाकी को रंग देते थे। तो कुमाऊं में एक प्रथा है पटरंग वाली, पटरंग वाली एक प्रथा होती है कुमाऊं में। तो पटरंग वाली का मतलब होता है चंपावत में झूठी खबर फैलाते जो झूठी खबर फैलाते थे उसको बोला जाता था पटरंग वाली, ठीक है। क्या होता था, पटरंग वाली। तो रेशम बुनने का कार्य जो पटवे लोग वहाँ पे करते थे उनको पटवे कहा जाता था, और कुछ रेशम को क्या करते थे वो अलग रख कर बाकी को रंग देते थे। तो रंगते समय कोई झूठी खबर नगर में क्या होता था, फैला देते थे, ठीक है। जो जब रंगते थे तो कोई झूठी खबर क्या होता था वो नगर में फैला देते थे। तो जो रंगने की जो प्रथा जो थी, यानी कि जो रेशम रंगने की जो प्रथा जो थी, जो रंगते थे तो उसकी खबर जो थे वो बाहर लोग फैलाते थे, जिसको ऐसा माना जाता, कुमाऊं में ऐसा माना जाता था कि जो खबर फैलाते हैं, जो रंगने की खबर जो बाहर फैलाई जाती है, उससे रंग जो था वो और अधिक निखरता था, या और अधिक रंग उसमें अच्छा रंग आता था रेशमी वस्त्रों में। तो उस झूठी खबर फैलाने की वस्त्रों की या रेशम के रंगने की झूठी खबर फैलाने की प्रथा को पटरंगवाली कहा जाता था चंद वंश के काल में। तो यानी कि जो इंद्रचंद जो था, इंद्रचंद की जो रानी जो थी, इसके राज्य में जो था यानी कि सौंगजांग जो जो कह सकते हैं कि इंद्रचंद जो था उसी के समय एक रानी जो थी जो कि चीन से आई थी, और वो क्या करती थी कि कीड़ों को, जो रेशमी कीटों को जो थी वो कुमाऊं में लेके आई थी, चीन से कुमाऊं में लेके आई थी, अलग किस्म की वो वहाँ पे रेशम हुआ करते थे, ठीक है। तो इसके बाद यानी कि जैसे कि इंद्रचंद हो गया, इंद्रचंद के बाद जैसे कि संसार चंद ने शासन किया, संसार चंद हो गया, सुधाचंद हो गया, हरिचंद हो गया, वीणाचंद हो गया, हरिचंद, वीणाचंद आदि लोगों ने यहाँ पर क्या किया, शासन किया, ठीक है। कहाँ पर, क्रमशः जो था कुमाऊं पर शासन किया। तो पहला राजा आपका हो जाता सोमचंद का आत्मचंद का पूर्णचंद के इंद्रचंद। आपको याद रखना सोमचंद के बाद इंद्रचंद के कार्य क्या कह रहे हैं। इंद्रचंद को कुमाऊं में रेशम व्यापार, रेशम उत्पादन, रेशमी वस्त्रों को बनाने के लिए कारखाने स्थापित करने के लिए याद किया जाता है। इसी के समय में पटरंग वाली एक प्रथा जो थी वो इसका विकास हुआ था। पटरंग वाली प्रथा क्या थी कि रेशम बुनने के कार्य जो थे वो पटवे लोग करते थे, उनको पटवे कहा, जो रेशम का कार्य करते थे उसको पटवे कहा जाता था। और कुमाऊं में एक प्रथा जो थी वो रेशम रंगने की प्रथा। तो झूठी खबर फैलाई जाती थी, जिसे ऐसा माना जाता था कि जब झूठी खबर फैलाते हैं तो उससे जो रेशम का रंग जो था और निखर जाता है, जो कलर जो होता और निखर जाता है, तो उसे कहा जाता था, झूठी खबर फैलाने को कहा जाता था पटरंग वाली, ठीक है। क्या कहा जाता था, पटरंग वाली कहा जाता था,
ठीक है। तो ये कुछ शासकों के बारे में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे बारे में आगे से आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे वीणाचंद आदि के बारे में। ठीक है, तो हरिहरचंद हो गया, वीणाचंद हो गया, सब हम आगे पढ़ेंगे। तो संसारचंद, सुधाचंद, हरिचंद, वीणाचंद, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम सुधाचंद और वीणाचंद के बारे में, संसारचंद हरिचंद कुछ ज्यादा है नहीं, तो सुधाचंद और वीणाचंद के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे इसमें, क्योंकि वीणाचंद को जो है कुमाऊं विलासी राजा के नाम से जाना जाता है, तो इनके बारे में कुछ थोड़ी सी हम यहाँ पे जरूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं चंद्रवंश की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।